with Krati. Today in this video, we are going to continue our class 6th NCERT history chapter 8, that is gonna be Ashoka the emperor who gave up war. So इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में, यानी कि मौर्य एम्पायर के बारे में। किस तरह से अशोक ने अपना पाथ चेंज किया, यानी कि पहले वो बहुत लड़ाइयाँ करता था बट अचानक से धार्मिक हो गया। ये उसी तरह की बात है कि कोई गुंडा अचानक से कोई संत बन जाए। सो माइंड मत करना इस बात को, ये जस्ट एग्जाम्पल था आपके लिए। So let's start it. Our first topic is gonna be a very big kingdom and empire. So let me draw something. Yeah, actually. A very big kingdom and empire. Do you know what's the difference between empire and kingdom? No, let me tell you. Kingdom यानी कि क्लास, आपके स्कूल की क्लास, और जो आपका एम्पायर है वो यानी कि स्कूल। अब स्कूल के अंदर कितनी सारी क्लासेस होती हैं, हर क्लास का टीचर जो है वो उसमें सुपीरियर होता है। लेकिन प्रिंसिपल की बात करेंगे हम, तो प्रिंसिपल के सामने सारे टीचर्स जो है वो काफ़ी कम पावरफुल है, क्योंकि सारा स्कूल उनके अंडर आता है। सो यही था एम्पायर। सो ये जस्ट एग्जाम्पल था ताकि आप आसानी से समझ सके। अब मौर्य एम्पायर की स्थापना जो है, यानी कि कब इसकी नींव रखी गई थी, तो अराउंड 321 BC, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। सो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 321 ईयर्स पहले जो है इसकी नींव रखी गई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य क्या आप जानते हैं, ये चाणक्य का नाम है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। सो चाणक्य के बारे में तो आपने सुना होगा। एक आज की बात बताऊं, फेसबुक पर जब भी मैंने फेसबुक यूज़ की है अपनी, सो कुछ इस तरह के पोस्टर्स आते हैं कि चाणक्य ने ये कहा, इस तरह की पिक्चर बनी होगी और उसमें कुछ सनसनी टाइप डाला होगा। हाँ, वो काफ़ी फनी होता है। मैं शेयर करूँगी एक दिन कम्युनिटी टैब में ऐसा कुछ। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी थी, क्योंकि एम्पायर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे। कुछ सिटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी एंड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि यहाँ की कैपिटल थी, पहले राजगीर थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है। सो पाटलिपुत्र के आसपास के एरियाज है उन पर तो ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल के अराउंड है। इनफैक्ट राजा का डायरेक्ट कंट्रोल रहता था यहाँ पे। टंग स्लिप हो गई। नेक्स्ट उज्जैन। उज्जैनी यानी कि ये जो है नॉर्थ वेस्ट साइड लोकेट था, तो इसकी वजह से जो यहाँ इस साइड का लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता था, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। तक्षशिला की बात करते हैं। तक्षशिला जो है गेटवे था टू एंटर नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से आया जा सकता था। और हाँ, उज्जैनी का जो मैंने बताया वो था नॉर्थ, मतलब मिडिल में था, उससे नॉर्थ से आप साउथ में जा सकते थे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बता सकती हूँ, बट माइंड मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये ठीक बनने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है ये है गुजरात, एंड हियर वी सपोज टू ड्रॉ दिस। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ फुल। अब तक्षशिला कुछ यहाँ पे मौजूद था, उज्जैन जो है वो यहाँ पे मौजूद था, और अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद था। ठीक है, ये मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया क्योंकि उज्जैन जो है वो MP में है, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश कहाँ पे है। तक्षशिला यहाँ पे था। इस तरह से ये जो है गेटवे है, ताकि अगर किसी बाहर के व्यक्ति को आना है तो वो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड आराम से आ सकता था। ये चूंकि नॉर्थ में ही आता है तो यहाँ से साउथ में जाया जा सकता था, और यहाँ से जो है इधर पे आया जा सकता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड। अब जो भी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और जो भी यहाँ का कस्टम रिचुअल्स हुए काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिसाइज किए जाते थे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर थे ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन सभी के लिए। हंटर एंड गैदरर्स भी इंक्लूड थे इसमें, लाइक हंटर एंड गैदरर्स जो है अपनी प्रैक्टिसेस किया करते थे। ये जो हिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, ये आपको चीज़ें घुमा फिरा के वही मिलेंगी, खाली जो नई चीज़ें मिलेंगी वो होंगे आपको एम्परर के बारे में आपको बताएंगे, या फिर किंग्स के बारे में। बाकी सारी चीज़ें वही मिलनी है, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे। नेक्स्ट इज रूलिंग द एम्पायर। अब इतना बड़ा जो है इनका साम्राज्य था, भाई कंट्रोल कैसे करते होंगे। मेरी क्लास में मैं कभी मॉनिटर नहीं बनती थी, कभी नहीं, इसलिए क्योंकि मॉनिटर बनना यानी कि अगर मुझे पता था अगर मैं मॉनिटर बनी तो सभी के नेम जो है वो ज़रूर
टॉकिंग लिस्ट में तो मैंने लिखना ही है, ठीक है, क्योंकि बचपन में बड़ा रहता है ना टॉकिंग लिस्ट में, ये बात कर रहा है मैम, इसका नाम लिख दिया। सो टॉकिंग लिस्ट में मैंने तो लिखने ही थे, इसलिए मैं कभी बनी नहीं। और अगर नहीं बनती थी तो मेरे फ्रेंड्स बनते थे मॉनिटर, तो काफ़ी मज़े होते थे, यानी कि आप बात भी करो और आपका नाम भी नहीं लिखने वाला। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। अगर 80 बच्चों की क्लास हो, उसमें किसी एक को लीडर बना दिया जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लीडर की बात हर कोई नहीं सुनता है। लीडर के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है कि वो सभी को बांध के रखे। इनका सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके सराउंड तो था ही अच्छा। और जो यहाँ के रॉयल फैमिलीज होती थी, यानी कि जो मेंबर्स हुआ करते थे, प्रिंसेस हुआ करते थे, उनको एज अ गवर्नर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में भेजा जाता था, ताकि वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख सके। टैक्स कलेक्ट करना होता था, टैक्स कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। फार्मर्स से किया जाता था, क्राफ्ट पर्सन से किया जाता था, ट्रेडर्स से किया जा सकता था, और हंटर एंड गैदरर्स से भी लिया जाता था। तो टैक्सेस जो है वो अलग तरह के होते थे। किसी से जो है ये करेंसी लिया करते थे, मतलब उस टाइम पे जो कॉइन्स चलते थे वो। अदरवाइज जो मटेरियल ये प्रोड्यूस करते हैं उसको राजा को देते थे, उसको एम्परर को भेजा करते थे। जैसे कि इसको जो है नाम दिया गया है ट्रिब्यूट, ठीक है, आपके सम्मान में, ट्रिब्यूट में जो देना चाहें, जितना देना चाहें दे सकते थे। हंटर एंड गैदरर्स अगर कुछ देना चाहें तो वो अपना फूड प्रोडक्शन दे सकते थे, यानी कि जो उनको फॉरेस्ट फूड मिलता है वो एम्परर को दे सकते थे। ये था रूलिंग द एम्पायर। Ashoka, a unique ruler. Why we say Ashok a unique ruler? Just because अशोक ने बहुत क्राइम किया है, लाइक बहुत बहुत बहुत, आप सोच भी नहीं सकते। पहले वो बहुत ज़्यादा एक क्रूएल रूलर था, सब उसको हेट किया करते थे, बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो पूरा चेंज हो गया, और वो था कलिंग वॉर। जब मैं कलिंग की बात करूं, यानी कि उड़ीसा जो कोस्ट है उसको पहले कलिंग बोला जाता था, एंड कलिंग रूलर यानी कि उड़ीसा के राजा। सो इन दोनों के बीच में जो है युद्ध होता है, वो हम देखते हैं। अशोका वॉर इन कलिंग्स। किस तरह से युद्ध हुआ? एक्चुअली जब युद्ध हुआ तो उसमें लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे घायल हुए, सारी चीजें बर्बाद हुई, सारी चीजें, क्योंकि जो अशोक था उसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था, खाली कलिंग रह गया था। तो कलिंग रह गया था, और कलिंग का जो रूलर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा ब्रेव था, उसने हार नहीं मानी थी। अब अशोक के लिए एक जिद हो गई थी, लाइक उसको अब वो चाहिए ही है, कैसे नहीं मिल रही है वो जगह। इसलिए युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। ये देखकर जो है अशोक को बहुत दुख हुआ, इतना दुख कि उसने जो है फिर ये पाथ छोड़ दिया। अब उसने प्रण लिया कि आज के बाद वो कभी युद्ध नहीं करेगा। इनफैक्ट उसने जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें भी ये लिखवाया है कि बहुत सारा जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें उसने डिस्क्राइब की हैं। इसलिए मैं आज से धम्म का पाठ अपनाता हूँ। धम्म यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी थी उसका पाठ अपनाया उसने, और फिर स्थापना की कि भाई आज से कोई युद्ध नहीं होगा। और मैं ये अपना इंस्क्रिप्शन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे जो सन है, ग्रैंड सन है, वो भी ऐसा काम कभी ना करे, क्योंकि इससे केवल नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जो मिलेंगी। What was अशोका's धम्म? Let's discuss about it. क्या है अशोका का धम्म? इसके अकॉर्डिंग, इस धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब धम्म के अकॉर्डिंग, जो हिंसा का पाठ है वो छोड़ दो, बी काइंड, बड़ों की इज्जत करो, दूसरे के रिलीजन का सम्मान करो। अब सोचिए इतना बड़ा एम्पायर है, ऑब्वियसली यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, अलग अलग तरह के लोग रहते होंगे, अलग अलग उनके कस्टम्स और बिलीफ होंगे। उन सभी का सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि आप किसी और रिलीजन से है, जस्ट बिकॉज मेरा रिलीजन ये है तो मैं दूसरा है तो मैं आपके रिलीजन का सम्मान नहीं करूँ। नो, आपके पास भी अधिकार है भाई कि मैं आपके जो आपका धर्म है उसका सम्मान करूँ। इस तरह से अशोक ने इस बात को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, लाइक इस पे जोर दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए। यही चीज़ तो है। अब देखना, अशोक ने पहले तो किए थे, इतने सारे लोगों को मारा था, इतने सारे गलत काम किए थे, बट अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था, इसलिए वो महान बन गया। उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखवाए स्क्राइब से,
और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस जो है उसमें लोगों को दिए। इनफैक्ट एक तो ऐसा था कि उसने लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो पढ़ नहीं सकता है इस इंस्क्रिप्शन को तो आप उसको पढ़ के सुनाएं, क्योंकि ये मैसेज सभी तक जाना चाहिए। आप बड़ों की इज्जत करें, आप दूसरे के धर्म का पालन करें, यानी कि धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म का पालन करें। इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए उसने जो है अलग से कुछ टीचर्स को अपॉइंट भी किया था, जिनका नाम था महामत्ता। ठीक है, धम्म महामत्ता, यानी कि ये धम्म की रक्षा करते थे। उनका काम था कि भाई देखना कि इसकी रक्षा हो रही है या नहीं। अशोक ने बहुत ज़्यादा मदद की बुद्ध धर्म को सभी जगह फैलाने में। इनफैक्ट इसने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था एज एन एम्बेसडर, कि वहाँ पे ये लेकर गए थे बुद्ध धर्म। सो श्रीलंका में इसी तरह से पहुंचा था बुद्ध धर्म। अब ये था हमारा चैप्टर। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स। यस, एक लास्ट में चाइना की वॉल के बारे में बताया गया है। चाइना की वॉल कैसे बनी? पहले तो ये कितनी बड़ी है, एक बार में इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। पहले आधी बनाई गई थी, क्योंकि जो किंगडम था, जो यहाँ का एम्पायर था चाइना में, उस वक्त उसका कोई निश्चित नहीं था कि भाई आगे है या पीछे। इसकी वजह से आधी ही दीवार बन पाई थी। आधी दीवार की बनने की वजह से जो है याग्नि कुछ ऐसी है, फिर यहाँ से ऐसी इतना एरिया, फिर कुछ ऐसी इस तरह से। ये जस्ट बिकॉज उस वक्त किंगडम कैसा, उस वक्त जो बड़ा किंगडम था वो किस तरह का था, उस हिसाब से ये वॉल बनी थी। और ये जो है वो 6300 किलोमीटर है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी है। कहा जाता है कि ये जो वॉल है, चाइना की वॉल, इसको आप स्पेस से भी देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अभी रिसेंटली आया था जब कुंभ का मेला था, उस वक्त कुंभ का मेला भी स्पेस से देखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग थे कि इसको आराम से देखा जा सकता था। सो ये था चाइना की वॉल के बारे में। ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। ये याद रखना कि अशोक कौन था, कलिंग के वॉर में क्या हुआ था, धम्म जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कौन से रिलीजियस टीचर्स को अपॉइंट किया गया था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, पता नहीं क्यों आज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बोलने में बार बार टंग स्लिप हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, लाइक कितने साल पहले हुई थी? मैंने आपको बताया था अराउंड 321 BCE। अगर आप कंफ्यूज है देन 2300 ईयर्स एगो भी आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप UPSC की प्रिपरेशन के लिए ये है कि आप अपना बेस क्लियर कर ले। कहने को तो अभी ये सारी चीज़ें आपको बड़ी सिंपल लग रही होंगी, लाइक अशोक की लड़ाई क्या हुई थी, ये सब तो हमें पता है। बट यहाँ पे जो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी ना, वो आपको आगे चलकर बिल्कुल भी नहीं बताई जाएंगी। सो इसलिए ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। We have completed our chapter. Tell me in comment section आपको क्या डाउट है, चैप्टर अच्छा लगा हो तो ये भी बता देना। At the same time, subscribe my channel Study Ship with Kriti for more videos. Thanks for watching my video. We'll meet soon in our next video.